तरीके से, जो कि हम बहुत अच्छे तरीके से पढ़ रहे थे, बायोकेमिस्ट्री क्रैश कोर्स 2026 डी फार्म सेकेंड ईयर बायोकेमिस्ट्री फिलहाल पीछे चल रहा है। 16वां भाग कवर करेंगे, इसी को सबसे पहले कवर करेंगे। एमसीक्यू करवा दीजिए सर जी, एमसीक्यू भी लेके आएंगे, एमसीक्यू भी जल्दी कवर होगा, बस थोड़ा सा बायोकेमिस्ट्री कवर कर दे। देखिए इन्वायरमेंट आपका 1 से 2 लेक्चर में खत्म हो जाएगा, एचटीपी आपका भी खत्म हो चुका है, बचा खाली क्या है, बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री का भी टॉप 20 कवर करके फिर उसके बाद हम कल एचटीपी का एमसीक्यू स्टार्ट कर देंगे ऑब्जेक्टिव, और बाकी सब्जेक्ट का जो चल रहा है इन्वायरमेंटल का तो होगा नहीं, रहा आपका बायोकेमिस्ट्री, तो इसको जल्दी कवर करके फिर इसको कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को। तो बायोकेमिस्ट्री में हम कहां तक पढ़े थे, तो हमारा 14 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया था। फैटी एसिड क्या होता है, केमिकल एंड न्यूट्रिशनल बेसिस के आधार पर इसका एग्जांपल, यहां तक का उम्मीद करते हैं सभी का कंप्लीट हो गया होगा। आयान जी प्रैक्टिस करिए, पहले देखिए एक क्वेश्चन को टारगेट करिए, अगर आपको कैसे पता चल रहा है कि याद नहीं है, पहले उस क्वेश्चन को अच्छे से रिवाइज करिए, फिर आप अपनी कॉपी में उसको लिखने की कोशिश करिए अपने मन से। अगर लिख ले जा रहे हैं तो आपको क्वेश्चन याद है, भले ही आप उसको भूल रहे हैं, लेकिन कॉपी में लिख ले जा रहे हैं तो आपको याद है। ठीक है, चलिए सर टॉप 50 में, टॉप 20 में अगर सिर्फ 15 पढ़ लूँ तो पास हो जाऊंगा। फरमान सैफी जी सेकेंड ईयर, हम तो कहेंगे रिस्क मत लीजिए, अगर आप 15 तक की कैपेसिटी रखते हैं तो थोड़ा मेहनत और कर दीजिए, 5 की कैपेसिटी और रख लीजिए। ठीक है, अगर आप 15 तक की कैपेसिटी रख लिए हैं तो 5 करने में बहुत ज्यादा मेहनत नहीं लगेगा, हो सकता है 1 घंटा लग जाए, 1.5 घंटा। ठीक है, तो लास्ट ईयर है, रिस्क मत लीजिए, हम तो कहेंगे पढ़ डालिए 20 क्वेश्चन। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं क्लास को। फैटी एसिड क्या होता है, केमिकल न्यूट्रिशनल बेसिस के आधार पे बहुत अच्छे तरीके से देखे थे फैटी एसिड के बारे में। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15, ये क्वेश्चन हमारा हो चुका था। 15वां क्वेश्चन है व्हाट इज ग्लाइकोलिसिस, ये ग्लाइकोलिसिस क्या होता है, डिस्कस वेरियस स्टेज ऑफ द पाथवे। अच्छा क्वेश्चन है, दोनों को बहुत, इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे तरीके से देखेंगे कि ग्लाइकोलिसिस क्या होता है, इसके अलग अलग जो पाथवे हैं, साइकिल है, वो क्या है। ग्लाइकोलिसिस क्या है, मार्ग के विभिन्न चरणों पर चर्चा करें, तो इसको देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ग्लाइकोलिसिस, क्रेब्स साइकिल और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, यहां से क्वेश्चन आना ही आना है। और एक आपका बेचारा यूरिया साइकिल, तो यूरिया साइकिल 2025 में आ चुका है, यूपी की बात करें तो। ठीक है, यूपी की अगर बात करें तो यूरिया साइकिल 2025 में आ चुका है। इस बार क्रेब साइकिल आने की संभावना है या ग्लाइकोलिसिस। ठीक है, लेकिन फिर भी हम यूरिया साइकिल को भी कवर करेंगे, अदर स्टेट के जो स्टूडेंट है वो सारा कवर करिए, यूरिया साइकिल भी, क्रेब साइकिल भी एग्जाम में पूछा जाता है। तो चलिए देखते हैं ग्लाइकोलिसिस क्या है। सबसे पहले आपको लिखना कहां से है वो हम बता रहे हैं, लेकिन अभी आपको जो पढ़ा रहे हैं यहां से नहीं लिखना है। ठीक है, लेकिन चलिए कोई बात नहीं, आप यहाँ पे ग्लाइकोलिसिस क्या होता है यहां से बताएंगे, पहले थोड़ा समझ लीजिए। ठीक है, हम क्या जानते हैं, कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत होता है। ठीक है, हम कार्बोहाइड्रेट खाते हैं एनर्जी के लिए। अब एनर्जी मिलता कैसे है, ठीक है, एनर्जी मिलता कैसे है, तो उसका होता है मेटाबॉलिज्म। ठीक है, मेटाबॉलिज्म को एकदम आसान भाषा में कह दें तो जो खाना खाते हैं उसका ब्रेकडाउन, वो टूटता है, टूटने के बाद वो हमारे सेल्स में एब्जॉर्ब होकर ऊर्जा देता है। ठीक है, तो यहाँ मेन स्टेप क्या क्या है, कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म का मेन स्टेप क्या है, कहां से हमें ऊर्जा मिलता है, तो सबसे पहला स्टेप है ग्लाइकोलिसिस। ठीक है, सबसे पहला स्टेप है ग्लाइकोलिसिस। अब ये क्या है ग्लाइकोलिसिस, ठीक है, ग्लाइकोलिसिस क्या है, ग्लूकोज इज ब्रोकन इनटू पायरुवेट एंड एनर्जी इज रिलीज्ड। सिंपल लिखा हुआ है कि ग्लूकोज जो होता है, जो हम खाना खाते हैं ग्लूकोज के फॉर्म में, ये आसानी से पायरुवेट में टूट जाता है, किससे, पायरुवेट में टूट जाता है और हमें एनर्जी देता है। यही सबसे पहला स्टेप है कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म का, कि जो ग्लूकोज है ये पायरुवेट में टूट जाता है। तो मन में आ रहा होगा सर पायरुवेट में कैसे एनर्जी मिलता है, पायरुवेट से हमें एटीपी फॉर्म होता है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, इससे हमें ऊर्जा मिलता है। एटीपी क्या होता है, हमारे बॉडी में जो एनर्जी लेवल है उसको मेंटेन करता है। ठीक है, तो पायरुवेट जो होता है, सॉरी ग्लूकोज जो होता है ये टूटता है पायरुवेट में और हमें एनर्जी देता है। पहला स्टेप मेन कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म का ये है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दूसरा है क्रेब साइकिल, सेकंड आपका है क्रेब साइकिल। चलिए क्रेब साइकिल की बात करें अगर, क्रेब साइकिल, क्रेब साइकिल आपका ग्लाइकोलिसिस के दूसरा स्टेप है। मोर एनर्जी इन मेड फ्रॉम पायरुवेट, अगर ज्यादा ऊर्जा चाहिए तो क्रेब साइकिल से मिलता है। ये जो पायरुवेट, ग्लूकोज से जो पायरुवेट बन रहा था, इस पायरुवेट से अब ज्यादा एनर्जी लिया जाएगा। ठीक है, इस पायरुवेट से ढेर सारा एनर्जी लिया जाएगा क्रेब साइकिल से। अब क्रेब साइकिल की जो एनर्जी बन रहे हैं, जो एटीपी एनएडीएच वगैरह जो हेल्पर मॉलिक्यूल बन रहे हैं, उनसे भी और ज्यादा ऊर्जा चाहिए, और ज्यादा।
उसके लिए आता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, जिसको ईटीसी कहते हैं। फाइनल स्टेप होता है तो प्रोड्यूस लॉट्स ऑफ एटीपी, ढेर सारा ऊर्जा मिलता है। ओके, तो आप ये चीज समझ पाए होंगे कि कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म में हम तीन चीजों को मानते हैं, एक ग्लाइकोलिसिस, दूसरा क्रेब्स साइकिल, और तीसरा है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। हालांकि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म में नहीं आता, लेकिन ये ऊर्जा देता है, इसलिए हम इसको इसी कैटेगरी में रख दिए हैं। एनर्जी रिलीज करता है, इसलिए इसी कैटेगरी में रखे हैं। ग्लाइकोलिसिस, क्रेब्स साइकिल, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। ठीक है, अब हमें लिखना कहां से है, क्या हेडिंग है, आइए देखते हैं। सबसे पहले हेडिंग डालना है ग्लाइकोलिसिस। यहां से आपको लिखना, वो तो हम आपको समझाए थे बस, क्लियर है ना। ये आपको लिखना नहीं है, यहां से आपको मेन स्टेप ऑफ कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म ये लिखना नहीं है, ये बस समझने के लिए बताए थे कि जो ग्लूकोज होता है ये पायरुवेट में कन्वर्ट होकर ऊर्जा देता है। ठीक है, यही जानना था आपको। अगर हमें और ऊर्जा की जरूरत है तो जो पायरुवेट बन रहा था उससे हम और ज्यादा ऊर्जा लेंगे क्रेब्स साइकिल के माध्यम से। अब उससे क्रेब्स साइकिल से भी ज्यादा ऊर्जा चाहिए तो हम इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन देखेंगे, जहां पे इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्ट होता है और लॉट्स ऑफ एटीपी बनता है। ठीक है, ढेर सारी ऊर्जा बनती है। तो ये चीजें आप धीरे धीरे पढ़ेंगे आगे। यहां से स्टार्ट करते हैं ग्लाइकोलिसिस। ठीक है, चलिए अब देखते हैं ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोलिसिस इज ए सिंपल प्रोसेस, एक सिंपल प्रक्रिया है इन विच ग्लूकोज, जिसको हम शुगर कहते हैं, ग्लूकोज इज ब्रोकन डाउन इनटू पायरुविक एसिड। ग्लूकोज जो होता है आसानी से टूट जाता है, आसानी से तो नहीं कह सकते, लेकिन ग्लूकोज टूट जाता है पायरुविक एसिड में, और क्या रिलीज करता है, एनर्जी रिलीज करता है एटीपी के फॉर्म में। ठीक है, ऊर्जा रिलीज करता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के फॉर्म में। सिंपल, फिर से देखिए, ग्लाइकोलिसिस एक सरल प्रक्रिया है जिसमें ग्लूकोज जो हम रोटी चावल दाल खाते हैं, ये एक शर्करा को पायरुविक एसिड में तोड़कर एटीपी के रूप में ऊर्जा मुक्त करते हैं। लेकिन जितना आसानी से हम बोल दिए कि ग्लूकोज टूट करके पायरुविक एसिड बन गया और ऊर्जा दे दिया, उतना आसान है नहीं। ठीक है, एक पूरा साइकिल चलता है हमारे पाथवे, मतलब मेरे अगर बॉडी की बात करें तो उसमें एक साइकिल चलता है, पूरा पाथवे चलता है, बहुत सारे एंजाइम वर्क करते हैं, तब जाके ये पायरुविक एसिड में टूटता है ग्लूकोज। ठीक है, यहाँ तो बहुत आसानी से बता दिया कि हाँ ग्लूकोज टूट गया, पायरुविक एसिड बन गया, ऊर्जा दे दिया एटीपी के फॉर्म में। ओके, चलिए देखते हैं। इट हैपन इन साइटोप्लाज्म, ये कोशिका द्रव्य में होता है, ऑफ ऑल लिविंग सेल, सभी जीवित कोशिकाओं की कोशिका द्रव्य में होता है, एंड डज नॉट नीड ऑक्सीजन, इन्हें ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती। ठीक है, ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती। जैसे ऐसे कैसे, अगर मान लीजिए आप कभी बहुत तेज दौड़ते हुए जा रहे हैं, ठीक है, बहुत तेज दौड़ते जा रहे हैं, आपका ऑक्सीजन लेवल लो होगा, जाहिर सी बात है। ठीक है, तो ऐसे में हमें एनर्जी कैसे मिलेगा, एनर्जी ऐसे में कैसे मिलेगा, ग्लाइकोलिसिस स्टेप से मिलेगा। ठीक है, यहां से ग्लूकोज जो हम खाए हुए हो, खाना खाए हुए होते हैं, ये टूट के पायरुवेट में कन्वर्ट होगा और हमें ढेर सारा ऊर्जा देगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो ग्लाइकोलिसिस एक सिंपल प्रोसेस है जहां से ग्लूकोज शुगर होता है, ये आसानी से पायरुविक एसिड में टूट जाता है और एनर्जी देता है एटीपी के फॉर्म में। ये साइटोप्लाज्म में होता है, ध्यान दीजिएगा, साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म को बोलते हैं कोशिका द्रव्य, साइटोप्लाज्म में होता है, लिविंग सेल के साइटोप्लाज्म में होता है, और ये ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती। सर हॉस्पिटल में टॉप 20 से प्रीवियस में कम क्वेश्चन आए थे, उत्तराखंड में सर हॉस्पिटल में टॉप 20 से प्रीवियस में कम क्वेश्चन आए थे। सुदर्शन जी, इस बार जो आपको हॉस्पिटल करवा रहे हैं उसको देखिएगा, इस बार जो करा रहे हैं उसको देखिएगा, उससे मैक्सिमम क्वेश्चन मिलेंगे, इसीलिए हम एक्स्ट्रा लेके आए क्लास। अगर आप हॉस्पिटल की क्लास आज देखे होंगे तो आपको एक्स्ट्रा पढ़ा रहे हैं। ठीक है, जिसमें कुछ क्वेश्चन ऐसा है जो हमें लगता है कि इस बार आ सकता है, उसको पढ़ा रहे हैं हम। ठीक है, देखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ग्लूकोज ग्लाइकोलिसिस स्टेप, ये पॉइंट आप सबसे पहले बता दीजिएगा कि ग्लाइकोलिसिस एक सिंपल प्रक्रिया है, सिंपल प्रोसेस है, जहां पे ग्लूकोज टूट जाता है पायरुविक एसिड में और ऊर्जा देता है एटीपी के फॉर्म में। यह साइटोप्लाज्म में होता है, जो कि जहां पे ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती। इतना बताने के बाद आपको आगे आ जाना है मेन चीज पे, जो आपसे पूछना चाह रहा है कि ग्लाइकोलिसिस क्या होता है, या बता दिए, वेरियस स्टेज पूछ रहा है, तो यहाँ पे आप बता दिए ग्लाइकोलिसिस होता क्या है। अब आते हैं मेन स्टेप जो पाथवे है, ग्लाइकोलिसिस मेथड, स्टेप एंड पाथवे। क्या ये स्टेप, क्या पाथवे है, आइए बात करते हैं कि ग्लाइकोलिसिस की विधि, चरण मार्ग क्या है, देखते हैं। तो ग्लाइकोलिसिस हैज 10 स्टेप डिवाइडेड इनटू 2 फेजेज। सोचिए 10 स्टेप में होता है, 2 फेज में डिवाइड होता है। ग्लूकोज से पायरुवेट तक का जो सफर है वो 10 स्टेप में होता है, 2 भाग में डिवाइड होता है। ठीक है, पहला जो आपका स्टेप है, फर्स्ट स्टेप की बात करें तो प्रिपरेटरी फेज, जहां पे सोचिए प्रिपरेटरी फेज मतलब कि ग्लूकोज खुद यूज कर रहा है, एटीपी को खुद यूज कर रहा है। 1 से 5 स्टेप तक का बात करें तो ग्लूकोज खुद अपने आप को प्रिपेयर करने के लिए एटीपी का यूज कर रहा है,
और 6 से 10 स्टेप की बात करें जो पे ऑफ फेज होता है, जहां पे वो एटीपी दे रहा है, जहां एटीपी देगा, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट देगा, वही हमें एनर्जी मिल जाएगा। तो पहले ग्लूकोज खुद प्रिपेयर करता है, उसके बाद फिर क्या करता है, रिलीज करता है। इसलिए 2 स्टेप में होता है। तो इस पॉइंट को आप बता दीजिएगा। पहला प्रारंभिक चरण एटीपी का उपयोग करता है, चरण 1 से 5 तक ग्लूकोज टूटने के लिए तैयार रहता है। ठीक है। भुगतान चरण एटीपी देता है 6 से 10, जहां ऊर्जा का उत्पादन होता है। ठीक है। तो एटीपी का यूज करके ग्लूकोज अपने आप को तोड़ता है 1 से 5 स्टेप तक, और 6 से 10 स्टेप की बात करें जिसको पे ऑफ फेज कहा जाता है, वहां से एटीपी देता है, जहां पे हमें ऊर्जा मिलता है। 2 चीज कलर समझ में आया। पहला आपको ग्लाइकोलिसिस बताया कि ग्लाइकोलिसिस एक सिंपल प्रोसेस है, जहां पे ग्लूकोज जो होता है आसानी से टूट जाता है पायरुविक एसिड में, और एटीपी के फॉर्म में ऊर्जा देता है। ये साइटोप्लाज्म में होता है, कुछ जो लिविंग सेल है, जीवित जीव होता है, उनके जो कोशिका द्रव्य में होता है, जहां पे ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती। सिंपल हुआ। चलिए, 2 फेज में होता है, 10 स्टेप होते हैं, 2 फेज में होता है। पहला जो फेज होता है यह है प्रिपरेटरी फेज, दूसरा जो फेज होता है पे ऑफ फेज। प्रिपरेटरी का मतलब तैयार करना खुद का, खुद एटीपी यूज करेगा ग्लूकोज अपने आप को तोड़ने के लिए 1 से 5 स्टेप तक। दूसरा आपका है 6 से 10 स्टेप तक, जो पे ऑफ फेज होता है, जहां पे वो ऊर्जा देगा, एटीपी देगा, तो हमें ऊर्जा मिलेगा। ओके, तो दोनों फेज को अच्छे से लिख दीजिएगा। अब आते हैं वो जो 10 स्टेप है ना, उस स्टेप को ध्यान रखना बहुत जरूरी है। सोलप्रीत कौर जी कहने सर एटीपी की फुल फॉर्म सर एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एटीपी होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट समझ लीजिएगा, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट होता है एटीपी। तो आप एक चीज का ध्यान रखिएगा, 2 फेज ये आपको लिखना पड़ेगा, बिना इसके लिखे आप डायरेक्ट पाथवे मत स्टार्ट कर दीजिएगा साइकिल। ठीक है। पहला प्रिपरेटरी फेज, पहला आपका प्रिपरेटरी फेज है, दूसरा पे ऑफ फेज है। अब आते हैं मेन साइकिल पे, और ये रहा आपका मेन साइकिल। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ग्लूकोज जो है ये कैसे टूट रहा है पायरुवेट में, यही सफर आपको लिखना होगा। ठीक है। देखिए ग्लूकोज जो है ये कैसे टूट रहा है पायरुवेट में, लेकिन ये जो आपके बीच में जो साइकिल दिख रहा है, जो अलग अलग पाथवे दिख रहे हैं, अलग अलग चीजें आ रही हैं, ये हमें एग्जाम में लिखना होता है। ठीक है। अगर आप उसके आगे हायर क्लासेस में होते, बी फार्मा में होते, तो आपको ये एंजाइम बताना होता। ठीक है, कि एंजाइम कौन कौन से यूज हो रहे हैं। और हायर क्लास में होते, जैसे कि आप आगे पढ़ेंगे, मास्टर्स वगैरह करेंगे या फिर पीएचडी के लिए सोचेंगे, तो ये जो स्ट्रक्चर है उसके साथ रिएक्शन करके बताना होता कि साइकिल कैसा है, और इस पर रिसर्च करना पड़ता। ठीक है। तो ये बहुत सारी चीजें आगे भी पढ़ना है आपको, अगर फ्यूचर पढ़ाई करना चाहते हैं तब भी इसको आप पढ़ेंगे, ये ऐसी चीज है। ठीक है। चलिए, तो आपको हम बताएं कि जो ग्लूकोज हमारा है, ग्लाइकोलिसिस सबसे पहला स्टेप है, जो हम कार्बोहाइड्रेट लेते हैं। कार्बोहाइड्रेट ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत है। कार्बोहाइड्रेट की मेटाबॉलिज्म की बात करें, जब कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, हम खाते हैं तो ऊर्जा देता है। तो जो ग्लूकोज होता है, पहले स्टेप जो ग्लाइकोलिसिस में ग्लूकोज पायरुवेट में टूट जाता है और ढेर सारा एनर्जी देता है। तो वही कैसे टूटता है उसको बात करते हैं। अब यहाँ पे देखिएगा, पहले ध्यान से सुनिएगा, डरिएगा मत कि सर ये क्या है, क्योंकि जो स्टूडेंट हमारे साथ पहले से पढ़ के आए हुए हैं उनको याद है, जो न्यू है वो थोड़ा घबरा रहे होंगे। देखिए यहाँ पे हम कुछ स्टेप बताएंगे जो आपको याद करना है, पहले हम उसको पढ़ लेते हैं, थोड़ा सा इसको हाईलाइट कर लेते हैं, हाईलाइट नहीं, थोड़ा सा इसका टिक कर देते हैं। ठीक है, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। ठीक है, क्योंकि बता रहे हैं जहां से आपको बताएंगे बस वही वही करना है अच्छे तरीके से। ठीक, अब हम थोड़ा जूम करते हैं, अब दिखाते हैं। देखिए सबसे पहले तो आपको पता है ग्लूकोज। ठीक है, ग्लूकोज टूटेगा ग्लूकोज 6 फास्फेट में, क्योंकि हमें बनाना है, हम सीधे कह रहे हैं ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है और पायरुवेट में कन्वर्ट होता है। लेकिन ये जो बीच का सफर है ना, यही आपको एग्जाम में लिखना है। ग्लूकोज जो है सबसे पहले ग्लूकोज 6 फास्फेट में टूटेगा। ठीक है। अब यहाँ पे आएगा कि सर एंजाइम लिखा हुआ है, क्या इसको लिखना जरूरी है? नहीं, खाली पहला एंजाइम याद रखिएगा कि ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फास्फेट टूटने में कौन सा एंजाइम वर्क करता है, तो हेक्सोकाइनेज एंजाइम, यही पहला याद करिएगा। और एक आखिरी वाला अभी हम बता देंगे, इसको भी हाईलाइट कर दें, क्योंकि ये भी एग्जाम में पूछा गया है, खासकर जो आरजीपीवी से एमपी से है वो जरूर ध्यान दें। ठीक है, इस चीज का। तो ग्लूकोज 6 फास्फेट बन रहा है हेक्सोकाइनेज एंजाइम के प्रेजेंस में। उसके बाद फिर फ्रैक्टोज 6 फास्फेट बन रहा है, यही सब एटीपी एडीपी नहीं लिखना है। उसके बाद फ्रैक्टोज 16 बाइफास्फेट बन रहा है। उसके बाद चौथे की बात करें तो यहाँ पे डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फास्फेट बन रहा है। उसके बाद आपका G3P,
ठीक है, ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फास्फेट, G3P जिसको बोलते हैं, ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फास्फेट बन रहा है। फिर आपका 1,3 बाइफास्फोग्लिसरेट बन रहा है। फिर आपका 3 फास्फोग्लिसरेट बन रहा है, 2 फास्फोग्लिसरेट बन रहा है, फास्फोफिनॉल पायरुवेट बन रहा है, एंड लास्ट में आपका पायरुवेट बन रहा है। तो ऐसे में तो हम अगर पहली बार इसे देख रहे हो तो दिमाग चक्कर खा जाएगा, नहीं याद होगा। ठीक है, तो ऐसे में क्या किया जाए, अब इसे याद कैसे किया जाए, तो जो कि ट्रिक हम पुराना बताते आए हैं, क्योंकि नया ट्रिक अब बताएंगे तो थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा, उसी ट्रिक को फॉलो करेंगे। कई बार हम बता चुके हैं और वो बहुत अच्छा ट्रिक है, उससे कई बहुत अच्छे रिजल्ट मिले हैं, लोगों को याद रहता है। ठीक है, अब वो ट्रिक क्या है आप लोग को पता है बहुत अच्छे तरीके से, जो हमारे साथ पढ़े हुए हैं। ठीक है, तो दोबारा नहीं समझा सकते, कोई बाद में आया हो तो। राघव मिश्रा जी, दोबारा दोबारा तो हम समझा रहे हैं, 3-4 बार समझा चुके हैं कि आप पढ़ क्या रहे हैं, आपका क्वेश्चन क्या था, एक बार फिर दिखा दें आपको कि ग्लाइकोलिसिस क्या होता है, इसके अलग अलग वेरियस स्टेज क्या है, क्या पाथवे हैं। ठीक है, देखिएगा सोनाली जी, क्या होता है ग्लाइकोलिसिस के, क्या क्या पाथवे हैं, यही क्वेश्चन था आपका। तो ग्लाइकोलिसिस आपको बताया है यहां से कि ग्लाइकोलिसिस एक सिंपल प्रोसेस है। जब हम कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म की बात करें कि जहां कार्बोहाइड्रेट टूट के ऊर्जा देता है, तो उसी का सबसे पहला स्टेप होता है ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोलिसिस में ग्लूकोज टूट जाता है पायरुविक एसिड में और एटीपी के फॉर्म में ऊर्जा देता है। ठीक है, एटीपी होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, जो कि हमारे बॉडी में एनर्जी लेवल को मेंटेन करता है। ये साइटोप्लाज्म में होता है, जीवित जीवों के साइटोप्लाज्म में होता है, कोशिका ध्रुव में होता है, जो कि ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती। ठीक है, तो हम जब दौड़ते हैं कभी बहुत तेज से, तो हमें ऑक्सीजन की आवश्यकता कम होती है, ऑक्सीजन हमारे बॉडी में कम होता है, तो हमारी एनर्जी रिलीज होती है ग्लाइकोलिसिस स्टेप से। ठीक, चलिए हम आपको बताएं कि ये जो स्टेप है ये 2 स्टेप में होता है, 2 फेज में होता है, 10 स्टेप में होता है। पहले तो ग्लूकोज अपने आप को तोड़ने के लिए खुद एटीपी लेगा, उसके बाद फिर जाकर रिलीज करेगा। तो प्रिपरेटरी फेज में यूजेज एटीपी 1 से 5 स्टेप में प्रिपरेटरी फेज होता है, जहां ग्लूकोज खुद एटीपी लेगा अपने आप को प्रिपेयर करने के लिए, ब्रेक डाउन करने के लिए। और पे ऑफ फेज में एटीपी देगा, जो 6 से 10 स्टेप तक होता है, जहां एनर्जी प्रोड्यूस होगा। ठीक है, हाँ श्रेया, बिल्कुल वन शॉट रिवीजन भी होगा, पहले हमारा ये टॉप 20 तो खत्म हो जाए फिर कराएंगे। अब देखिए, इसको याद करने का सबसे अजीब ट्रिक है, जो कि आप यहां से याद कर सकते हैं। ठीक है, इसको याद करने, देखिए हमें खाली कुछ एंजाइम याद करना है। एंजाइम क्या है, पहला आपको ध्यान रखना है कि ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फास्फेट के लिए हेक्सोकाइनेज स्टार लगा दे रहे हैं, सभी को याद करना है। दूसरा, जो फास्फोफिनॉल पायरुवेट से पायरुवेट बन रहा है, तो वहां पायरुवेट काइनेज एंजाइम लगता है, इसको भी याद करना है। बस यही 2 एंजाइम आपसे पूछेगा, बाकी नहीं पूछता है। ठीक है, कि बताइए फास्फोफिनॉल पायरुवेट से जो पायरुवेट बन रहा है उसमें कौन से एंजाइम वर्क कर रहे हैं, तो पायरुवेट काइनेज यूज कर रहे हैं, और यहाँ हेक्सोकाइनेज यूज हो रहा है। ठीक, बस एंजाइम आप याद कर लीजिएगा, बाकी आपको याद कराने की जिम्मेदारी मेरी है। देखिए, हमें पता है कि ग्लूकोज से क्या बन रहा है, ग्लूकोज 6 फास्फेट बन रहा है, मतलब ग्लूकोज के स्ट्रक्चर में देखेंगे तो वह फास्फेट ग्रुप आके बाइंड हो जाएगा। तो ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फास्फेट बन रहा है, फिर फ्रक्टोज 6 फास्फेट बन रहा है। तो हम क्या लिखेंगे कि ग्लूकोज आया फास्फो बना। सबसे पहले देखिए, ग्लूकोज आया फास्फो बना, फास्फो का मतलब वही फास्फेट, क्योंकि ग्लूकोज में क्या जुड़ रहा है, फास्फेट ग्रुप बन रहा है, तभी जाके ग्लूकोज 6 फास्फेट बनेगा। ग्लूकोज के स्ट्रक्चर की बात करें तो उसके 6वें पोजीशन पे आप देखेंगे कि क्या होता है, CH3COH होता है। उसको हटा करके यहाँ पे क्या जुड़ जाता है, फास्फेट ग्रुप। अब फास्फेट ग्रुप जुड़ जाएगा, उसके बाद फिर आगे स्टेप चलता रहेगा, ग्लूकोज 6 फास्फेट, फ्रक्टोज 6 फास्फेट, ऐसे आगे प्रोसेस चलते रहेंगे। तो सबसे पहले ग्लूकोज आया फास्फो बना। ठीक है, ग्लूकोज 6 फास्फेट ने जादू करा, ग्लूकोज आया फास्फो बना, ये आपके मन में रखना होगा कि ग्लूकोज के स्ट्रक्चर में ये क्या बना रहा है, क्या जुड़ रहा है, फास्फो बन रहा है, फास्फेट। ठीक है, ग्लूकोज के स्ट्रक्चर में फास्फेट जुड़ रहा है, कहां पे, 6वें पोजीशन पे। 6वें पोजीशन पे जुड़ेगा तभी ग्लूकोज 6 फास्फेट बनेगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो सबसे पहले तो आपको ध्यान रखना कि ग्लूकोज का कनेक्शन किससे कराएंगे, फास्फेट से, फास्फो से। तो ग्लूकोज आया फास्फो बना। ठीक है, यहां तक का तो क्लियर है। उसके बाद देखिए, जो लिखना आपको है, ग्लूकोज आया फास्फो बना, और उसके बाद ग्लूकोज 6 फास्फेट ने जादू करा, ग्लूकोज 6 फास्फेट ने जादू करा। क्लियर हुआ, यहां तक याद हुआ। ग्लूकोज आया फास्फो बना, ग्लूकोज के साथ फास्फो जुड़ा हुआ, फिर ग्लूकोज 6 फास्फेट ने जादू करा। उसके बाद फ्रक्टोज 6 ने नाम पढ़ा, फ्रक्टोज 6 फास्फेट ने नाम पढ़ा। ग्लूकोज 6 फास्फेट ने जादू करा, फ्रक्टोज 6 फास्फेट ने नाम पढ़ा। आगे देखते हैं, फ्रक्टोज 1,6 ने इतिहास रचा, फ्रक्टोज 1,6 ने इतिहास रचा। क्लियर, तो ये स्टेप, एक एक स्टेप को याद करिएगा। सबसे पहले तो हम यहाँ के लेकर के यहाँ तक का,
ये जो स्टेप होता है इसको पहले समझिएगा। जो लोग न्यू देख रहे हैं, पहली बार देख रहे हैं, उसको अच्छे से याद करना है, ध्यान से देखिएगा। एक एक स्टेप लेके चलिए और उसको बहुत अच्छे तरीके से याद करना है। सबसे पहले हम यहाँ तक बात करेंगे, ठीक है, ध्यान दीजिए। यहाँ तक की अगर बात करें हम, तो सबसे पहले ग्लूकोज से क्या बन रहा है, तो जूम करके बात दिखाएं, तो ग्लूकोज से क्या बन रहा है, ग्लूकोज से फास्फेट। तो ये फास्फेट कहाँ से आया, ये ग्लूकोज के 6वां जो स्ट्रक्चर था, ग्लूकोज में जो 6वां कार्बन था, वहां से फास्फेट ग्रुप जुड़ता है, ठीक है। 6वें कार्बन को रिमूव करके हाइड्रोजन को, तो वहां पे फास्फेट ग्रुप जुड़ जाता है। तो ग्लूकोज आया, फास्फो बना, हमें पता है कि फास्फेट बनेगा। अब ग्लूकोज आया, फास्फो बना, ग्लूकोज 6 फास्फेट ने जादू करा, ग्लूकोज 6 फास्फेट ने जादू करा, फ्रेक्टोज 6 फास्फेट ने नाम पढ़ा, ठीक है, फ्रेक्टोज 6 फास्फेट ने नाम पढ़ा, फ्रेक्टोज 16 बाई फास्फेट ने इतिहास रचा, फ्रेक्टोज 16 बाई फास्फेट ने इतिहास रचा। क्लियर हुआ यहां तक का, फिर से पढ़िए। ग्लूकोज आया, फास्फो बना, ग्लूकोज 6 फास्फेट ने जादू करा, फ्रेक्टोज 6 ने नाम पढ़ा, फ्रेक्टोज 16 ने इतिहास रचा। क्लियर यहां तक, आगे बढ़ते हैं। अब आता है मेन चौथा स्टेप, 5वां स्टेप। यहां पे देखिए डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फास्फेट है और ग्लिसरल्डिहाइड 3 फास्फेट है। इसको क्या बोलेंगे, डाई हाइड्रोक्सी G3P, इसको बोलते हैं हम डाई हाइड्रोक्सी G3P। G का मतलब ग्लिसरल्डिहाइड, 3 हो गया, P का मतलब फास्फेट, इसको G3P बोला जाता है, डाई हाइड्रोक्सी G3P, जिसको बोलते हैं डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फास्फेट, ग्लिसरल्डिहाइड 3 फास्फेट। तो आप ऐसे ही भी याद कर सकते हैं, डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फास्फेट, ग्लिसरल्डिहाइड 3 फास्फेट। तो हम बोलते हैं डाई हाइड्रोक्सी G3P। थोड़ा हिंट लेने के लिए ट्रिक बनाते हैं, डाई हाइड्रोक्सी G3P। यहां तक का तो क्लियर हो गया कि ग्लूकोज आया, फास्फो बना, ग्लूकोज 6 फास्फेट ने जादू करा, फ्रेक्टोज 6 ने नाम पढ़ा, फ्रेक्टोज 16 बाई फास्फेट ने इतिहास रचा, ठीक है। अब यहां से आता है दूसरा, डाई हाइड्रोक्सी G3P, डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फास्फेट, ग्लिसरल्डिहाइड 3 फास्फेट, डाई हाइड्रोक्सी G3P। उसके आगे लिखेंगे दोनों मिलकर चल पड़े जी, दोनों मिलकर चल पड़े जी, ठीक है, डाई हाइड्रोक्सी G3P, दोनों मिलकर चल पड़े जी। 1,3 बाई फास्फो ने काम दिखाया, 3 फास्फोग्लिसरेट ने फेम जमाया, 1,3 बाई फास्फो ने काम दिखाया, 3 फास्फेट ने फेम जमाया। समझिएगा, डाई हाइड्रोक्सी G3P, डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फास्फेट और ग्लिसरल्डिहाइड 3 फास्फेट, डाई हाइड्रोक्सी G3P, दोनों मिलकर चल पड़े जी। 1,3 बाई फास्फेट ने 1,3 बाई फास्फो ने काम दिखाया, 1,3 बाई फास्फो ने काम दिखाया, 3 फास्फोग्लिसरेट ने फेम जमाया, 1,3 बाई फास्फो ने नाम दिखाया, क्या दिखाया, काम दिखाया, 3 फास्फोग्लिसरेट ने फेम जमाया। क्लियर, 1,3 बाई फास्फो ने काम दिखाया, 3 फास्फोग्लिसरेट ने फेम जमाया। यहां तक का क्लियर हुआ। अब आगे देखते हैं। 2 फास्फो ने आगे बढ़ाया, फास्फोफिनॉल ने जोश बढ़ाया, 2 फास्फो ने आगे बढ़ाया, फास्फोफिनॉल ने जोश बढ़ाया। 2 फास्फोग्लिसरेट है, उसके बाद फास्फोफिनॉल पायरुवेट है, तो 2 फास्फो ने आगे बढ़ाया, फास्फोफिनॉल ने जोश बढ़ाया। अब क्या बढ़ाया, पायरुवेट ने सबको हंसाया, एटीपी का ताज बनाया, पायरुवेट ने सबको हंसाया, एटीपी का ताज पहनाया। तो ये आपका ट्रिक है, जिसको कई बार प्रैक्टिस करेंगे, स्टेप वाइज तोड़ के पढ़ेंगे तो आपको याद हो जाएगा, ठीक है। फिर से देखिएगा, आराम से समझिएगा, पूरी चीजों को फिर से पढ़ रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। ग्लूकोज आया, फास्फो बना, ये तो हमें पता है, ग्लूकोज आया, फास्फो बना, ग्लूकोज 6 फास्फेट ने जादू करा, ठीक है। यहां से कहानी शुरू हो रही है, क्योंकि ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज के स्ट्रक्चर में अगर देखेंगे 6 कार्बन होता है, 6वें कार्बन को है जो वहां पे CH3COH होता है, वहां से फास्फेट ग्रुप जुड़ा, तो ग्लूकोज आया, फास्फो बना, ग्लूकोज 6 फास्फेट ने जादू करा, यहाँ ग्लूकोज 6 फास्फेट बन रहा है। उसके बाद फ्रेक्टोज 6 ने नाम पढ़ा, फ्रेक्टोज 16 ने इतिहास रचा। डाई हाइड्रोक्सी G3P, G3P क्या होता है, ग्लिसरल्डिहाइड 3 फास्फेट, इसको G3P शॉर्ट में कहेंगे। डाई हाइड्रोक्सी G3P, दोनों मिलकर चल पड़े जी। 1,3 बाई फास्फो ने नाम 1,3 बाई फास्फो ने काम दिखाया, 3 फास्फोग्लिसरेट ने फेम जमाया, 3 फास्फोग्लिसरेट ने फेम जमाया। उसके बाद 2 फास्फो ने आगे बढ़ाया, 2 फास्फो ने आगे बढ़ाया, फास्फोफिनॉल ने जोश बढ़ाया, फास्फोफिनॉल ने जोश बढ़ाया। उसके बाद पायरुवेट ने सबको हंसाया, एटीपी का ताज पहनाया। तो इस ट्रिक से आप बहुत अच्छे तरीके से याद कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जो प्रोडक्ट रिलीज हो रहा है, इसको थोड़ा ध्यान दीजिएगा। 2 ATP मिल रहा है, 2 NADH मिल रहा है, 2 पायरुवेट मिल रहा है। अच्छा, एक चीज आ रहा है कि सर ट्रिक बहुत कठिन है, ठीक है। ट्रिक बहुत कठिन अगर लग रहा है तो कोशिश करिएगा, आप अपने मन से ट्रिक बना के याद कर सकते हैं। हालांकि ये ट्रिक अभी तक का जो भी पढ़ा हुआ है वो बहुत आगे लगा था। अगर आपको थोड़ा टफ लग रहा है तो आपको सारे स्टेप पता है,
आप किसी के नाम पे या कोई गाने पे आप इसको ट्रिक बना करके अपने मन से कर सकते हैं, कोई कंपल्सरी नहीं है कि आप इसी ट्रिक से पढ़ें। ठीक है, इस ट्रिक का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा था इसलिए आपके साथ शेयर करें। आप इस ट्रिक के अलावा भी जो आपको लग सकता है, जो इतने ईजी तरीके से याद कर सकते हैं, बना सकते हैं। ठीक है, चलिएगा, यहाँ पे आपको ये नहीं कि इसी ट्रिक को याद करना, बस आपको अच्छे से याद कर लेना है। कुछ मेन पॉइंट है जिसको आपको अच्छे से ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए, और यहाँ पे जो लिखा हुआ है लास्ट में ध्यान रखिएगा, 2 एटीपी बन रहा है, 2 पायरुवेट बन रहा है, 2 एनएडीएच प्रोडक्ट बन रहा है। कभी कभी पूछ लेता है कि ग्लाइकोलिसिस में एटीपी कितना बन रहा है, तो 2 बन रहा है एटीपी, 2 एनएडीएच, एनएडीएच हेल्पर मॉलिक्यूल होता है जो कहीं ना कहीं हमारे एनर्जी लेवल को ये भी मेंटेन करता है। निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड हाइड्रोजन, NADH होता है निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड हाइड्रोजन। एटीपी होता है एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो एटीपी, NADH और पायरुवेट, ये दोनों ये क्या होते हैं, दो दो बन रहे हैं। ये पायरुवेट भी कितना बन रहा है, 2 बन रहा है। ओके, जो कि एनर्जी दे रहे हैं। तो ये आपको ध्यान रखिएगा, इसको आप अच्छे तरीके से देख लीजिएगा, सारे स्टेप को याद कर लीजिएगा। हेक्सोकाइनेज और पायरुवेट काइनेज, ये दोनों एंजाइम का ध्यान रखिएगा। पहला एंजाइम आपका पहले वाले में, दूसरा एंजाइम आपका 10वें वाले में। ठीक है, यही आपको लिखना है इसमें अच्छे तरीके से। अगर इसको आप अच्छे से याद करके एंजाइम वगैरह खाली पहला, दूसरा और लास्ट वाला लिख देंगे तब भी सही है। इस पॉइंट को भी मेंशन जरूर करिएगा, ये पॉइंट को हल्के नहीं, वहां पॉइंट बहुत अच्छे से लिखा हुआ है, इसको जरूर मेंशन करिएगा जब आप बनाइएगा तो, कि प्रोडक्ट फॉर्म क्या हो रहा है, 2 एटीपी, 2 NADH, 2 पायरुवेट, इसको जरूर मेंशन करिएगा अच्छे से। ठीक है, चलिए, ठीक है, चलिए, अच्छी बात है। कुछ लोगों को इजी लगा, कुछ लोगों को टफ लगा। एक बार हम सरसरी निगाह से फिर देख लेते हैं। ग्लूकोज से ग्लूकोज से फास्फेट बन रहा है, लेकिन फास्फेट आया कहां से, ये भी तो हमको आना चाहिए दिमाग में। ग्लूकोज के 6वें वाले, ग्लूकोज में 6 कार्बन होता है, 6वें कार्बन पे फास्फेट ग्रुप जुड़ता है। तो ग्लूकोज आया, फास्फो बना, ग्लूकोज 6 फास्फेट ने जादू करा, फ्रेक्टोज 6 ने नाम पढ़ा, फ्रेक्टोज 16 ने इतिहास रचा। डाईहाइड्रोक्सी G3P दोनों मिलकर चल पड़े जी, 16 बाई फास्फो ने काम दिखाया, 3 फास्फोग्लिसरेट ने फेम जमाया, 2 फास्फो ने आगे बढ़ाया, फास्फोफिनॉल ने जोश बढ़ाया, पायरुवेट ने सबको हंसाया, एटीपी का ताज पहनाया। अब इसी ट्रिक को आप एक बार लिखिएगा, अपने कोई ट्रिक हो, अपना कोई नाम हो, कोई अपनी कहानी हो, उससे आप ट्रिक बना करके याद कर लीजिएगा, बहुत जरूरी है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये आप कर दी, इतना सफिशियंट, इतना आपको करना है, ये सफिशियंट है। आपसे पूछा क्या था कि ग्लाइकोलिसिस होता क्या है, इसके वेरियस स्टेज के बारे में चर्चा करिए, डिस्कस करिए। आप बहुत अच्छे से ग्लाइकोलिसिस क्या होता है यहीं से लिखना है आपको, ये सब नहीं लिखना है, ध्यान दीजिएगा। लिखना आपको यहां से है, ग्लाइकोलिसिस से। इसको आप बता दीजिएगा। यहाँ पे जो स्टेप है ये बता दीजिएगा कि 2 फेज में होता है और 10 स्टेप में होता है। ठीक है, यहाँ पे आप उसके बाद ये पूरा स्टेज लिख दिए। एंजाइम में आपको पहला वाला और 10वां वाला, मतलब आपको पहले वाले पे और 10वें वाले पे एंजाइम भी बता देना है कि पहला कौन सा एंजाइम यूज हुआ है। और लास्ट में आपको जो प्रोडक्ट लिखा हुआ ये लिख देना है। इतना काफी, इसके अलावा आपको कुछ नहीं लिखना है, ये सब आपको नहीं लिखना है। ठीक है, ये सब आपको नहीं लिखना है, इसको हम कट कर देंगे, इसको हम हटा देंगे। ठीक है, इसको हम PDF में से ही हटा देंगे, ये सब आपको नहीं लिखना है। ठीक है, चलिए, तो बस आपके यहीं तक का सब वो था, इसको याद कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट की बात करते हैं, जो हमारा नेक्स्ट वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, ये क्वेश्चन हमारा बहुत अच्छे से कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 16। डिस्क्राइब क्रेब साइकिल, जिसको TCA साइकिल कहते हैं, एंड डिस्कस डिजीज रिलेटेड टू एबनॉर्मल कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म। ठीक है, क्रेब साइकिल जिसको TCA साइकिल कहते हैं, ये क्या होता है, डिस्कस डिजीज रिलेटेड टू एबनॉर्मल कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म। क्रेब साइकिल, TCA साइकिल का वर्णन करें, असामान्य कार्बोहाइड्रेट का जो मेटाबॉलिज्म से संबंधित बीमारी पर चर्चा करें, कि अगर कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म नहीं हो प्रॉपर तरीके से, असामान्य हो जाए, ग्लूकोज हमारे ब्लड में इकट्ठा होने लगे, तो किस तरह की बीमारियां होंगी, यहीं पे चर्चा करना है क्वेश्चन नंबर 16 में। ठीक है, ठीक है, तो इस चीज को बहुत अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा देख लेते हैं सरसरी निगाह से बाकी चीजों को। अच्छा, अच्छा, रहने दें इसको। चलिए कोई बात नहीं, तो अगर आप लोग कह ही रहे हैं तो इसको हम कल ही पढ़ाते हैं। फिर अगर मेन चीज मन होता है कि अगर इतना तक का, लेकिन इसको जरूर देख के आए। क्रेब साइकिल थोड़ा सा आपको बता दें, हल्का सा बताएंगे, ज्यादा नहीं बताएंगे, पढ़ाएंगे कल इसको। ठीक है, देखिए क्रेब साइकिल होता क्या है, ये भी एक तरह का केमिकल रिएक्शन होता है, जो कि सेल के माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। ठीक है, क्रेब साइकिल जो होता है, ये आप कहाँ पढ़े थे, अभी आपको बताए थे 3 स्टेप होता है एनर्जी के। पहला है ग्लाइकोलिसिस, जो कि आप देख चुके हैं कि ग्लूकोज से पायरुवेट कैसे बना। दूसरा स्टेप है क्रेब साइकिल, यहाँ पे जो पायरुवेट बना ना, उससे हम एनर्जी और ज्यादा लेंगे, और एनर्जी लेके हम कहीं ना कहीं जनरेट करेंगे, रिलीज करेंगे।
तो ये जो केमिकल रिएक्शन होता है ये माइटोकॉन्ड्रिया, जो सेल के माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। ठीक है, ये रासायनिक प्रक्रिया की एक श्रृंखला है जो कोशिकाओं के माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। ठीक, इट ब्रेकिंग डाउन एसिटाइल कोएंजाइम, ये एसिटाइल कोएंजाइम को तोड़ता है। ध्यान दीजिएगा, एसिटाइल कोएंजाइम कहां से बना, वही पायरुवेट से बन रहा है। एसिटाइल कोएंजाइम को तोड़ता है, फाउंड फ्रॉम कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड प्रोटीन। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट, फैट और ये प्रोटीन, इससे कहीं ना कहीं एसिटाइल कोएंजाइम बन रहा है, इसको ये तोड़ता है और प्रोड्यूस एनर्जी रिच मॉलिक्यूल, और कुछ एनर्जी से भरे मॉलिक्यूल को देता है, जैसे NADH, FADH2, ATP। कहते हैं ना कि इससे ज्यादा हमें ऊर्जा मिलता है। कैसे मिलता है, ये NADH, FADH2, ATP जैसे जो रिच मॉलिक्यूल होते हैं जो हमें ऊर्जा देते हैं वो बनता है। ठीक है, NADH होता है निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड हाइड्रोजन, FADH2 होता है फ्लेविन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड हाइड्रोजन, और ATP होता है एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। लेकिन आपको फुल फॉर्म लिखने की जरूरत नहीं है, खाली आप NADH, FADH2, ATP लिख सकते हैं। और यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड जो एज ए वेस्ट प्रोडक्ट होता है वो रिलीज होता है। कार्बन डाइऑक्साइड वेस्ट प्रोडक्ट रिलीज होता है। फिर से समझिए, यह एसिटाइल कोएंजाइम ए कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन से निर्मित को तोड़ता है। NADH, FADH2 और ATP जैसे ऊर्जा समृद्ध अणुओं का उत्पादन करता है। कार्बन डाइऑक्साइड को जो वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं उसके रूप में छोड़ता है। ठीक है, तो ये यहाँ पे क्रेब साइकिल में आप देखिए थोड़ा सा अलग है। वहां ग्लूकोज से जो पायरुवेट बन गया था, अब यहाँ पायरुवेट का जो कन्वर्ट होगा एसिटाइल कोएंजाइम से, और एसिटाइल कोएंजाइम से क्या मिलेगा, आइए देखते हैं। क्योंकि यहाँ पे हमें रिलीज क्या करना है, NADH, FADH, ATP, ये सब मॉलिक्यूल जब रिलीज होंगे तभी ऊर्जा मिलेगा, अगर ये नहीं होंगे तो नहीं मिलेगा। और आइए कार्बन डाइऑक्साइड वेस्ट प्रोडक्ट रिलीज होता है। ठीक है, चलिए, तो इसको आपको ध्यान देना है। अब बाकी चीजों को हम सोच रहे हैं कल पढ़ाएंगे, इसको आप अच्छे से देख लीजिएगा। 16 वाला बहुत इजी ये भी स्टेप था, इसका भी हम ट्रिक लेके आए थे। ये साइकिल देख पा रहे थे आप, एसिटाइल को एंजाइम से आपका कहाँ तक, ऑक्जिलो एसिटेट और एसिटाइल को एंजाइम ए दोनों से आपके बनते हैं सिट्रेट, फिर आइसोसिट्रेट, फिर यहाँ से चलता है मेलेट तक। ठीक है, और कभी कभी आप देखेंगे एसिटाइल को एंजाइम ए बहुत सारे बुक में लिखा हुआ है, या हम भी पढ़ाए हुए हैं आपको। यहाँ से भी आप पहला, दूसरा, तीसरा मान सकते हैं, या फिर ऑक्जिलो से आप पहला मान सकते हैं। क्योंकि ऑक्जेलो एसिटेट और एसिटाइल कोएंजाइम में दोनों मिलकर इस साइकिल को आगे बढ़ाते हैं और सिट्रेट बनता है, आइसोसिट्रेट बनता है। ठीक है, चलिए, ओके, चलिए, तो इसको बहुत अच्छे से देख लीजिएगा। एक बार कल हम फिर रिवीजन कराएंगे ग्लाइकोलिसिस का, जैसा बहुत लोग कह रहे हैं ब्लैक स्क्रीन पे, लेकिन पहले आप एक बार पढ़ के आइए। पहले एक बार पढ़ के आइए अच्छे तरीके से, ग्लाइकोलिसिस का स्टेप जो आपको बताए हुए हैं एक बार का सरसरी निगाह से हम एक बार लिख के दिखाएंगे आपको, कैसे आपको लिखना है, किस तरह से क्या करना है। ठीक है, ग्लाइकोलिसिस का हालांकि बहुत इजी है। और यहाँ पे हम इसको जो आपका सिट्रिक एसिड साइकिल है, जिसको TCA साइकिल होता है, इसको भी हम कल बताने की कोशिश करेंगे, जो कि बहुत इजी है। ठीक है, तो यही था आपका। उम्मीद करते हैं कि थोड़ा सा ग्लाइकोलिसिस समझ में आया होगा, और इसको हम कल कंटिन्यू और अच्छे तरीके से करेंगे।